हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन वीडियो बनाए थे। आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का है और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आंसर है, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है कि पहला देखिए क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई पैट्रिलिनी मे हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एमंग एलीट फैमिली। ठीक है, बोला जा रहा है कि व्हाई पैट्रिलिनी मे हैव बीन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एमंग एलीट फैमिली। तो यहाँ पे वर्ड समझिए, पैट्रिलिनी वर्ड है कीवर्ड और दूसरा वर्ड है एलीट फैमिली। ठीक है, तो एलीट फैमिली बोला जाता है जो कि अमीर, रिच या वेल ऑफ में, मतलब जैसे जो लोग राजा लोग रहे होंगे या फिर जो अमीर लोग रहे होंगे उसमें। ठीक है, दूसरा पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या था, तो टर्म याद होगा। पैट्रिलिनी कहते हैं कि वैसा सिस्टम जहां पर डिसेंट मतलब फादर की प्रॉपर्टी जो है वो बेटों में जा रही है या विरासत जो है वो फादर से बेटों में ट्रांसफर हो रहा है। डिसेंट जो है वो फादर से बेटों में ट्रांसफर हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा सोसाइटी जिसको हम पैट्रिलिनी या पैट्रियार्कल कहते हैं कि जहां पर हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है और जो है वो बच्चों का नाम फादर के नाम पर रखा जाता है और जो प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम विरासत कहते हैं वो बाप से बेटों में ट्रांसफर होता है। तो बोला जा रहा है कि ये पैट्रिलिनी या पैट्रियार्कल सिस्टम जो था वो ज़्यादातर अमीर लोगों में ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। आखिर क्यों? ठीक है, तो ये बताना। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है पैट्रिलिनी होता क्या है। पैट्रिलिनी इज ए टाइप ऑफ family system, पैट्रिलिनी इज अ टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम वेयर द डिसेंट इज ट्रेस फ्रॉम द फादर टू सन। ठीक है, पैट्रिलिनी एक सोशल सिस्टम है या फैमिली का सिस्टम है जहां पर हेड ऑफ द फैमिली फादर होता है और विरासत जो है वो फादर से बेटों में जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो पैट्रिलिनी बेटों जो एलीट फैमिली में इंपॉर्टेंट रहा होगा बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन वजहों से क्या, तो सबसे पहला हेडिंग देनी है कंटिन्यूटी ऑफ द डायनेस्टी, मतलब कि जो हुकूमत है, ठीक है, जो लोग हुकूमत करने वाले लोग हैं या जो लोग अमीर लोग हैं तो उन लोगों में ऐसा होता है कि राजा के बाद, ठीक है, अगला विरासत कौन संभालेगा, तो उसका बेटा ही संभालेगा। तो जनरली ये देखा जाता था कि एलीट फैमिली में ये इम्पोर्टेंट था कि राजा के बाद जो है वो अगला राजा कौन बनेगा, वो फादर का जो बड़ा बेटा होता था वो जनरली जो है वो विरासत संभालता था और नहीं तो बेटा में ही कोई ना कोई बेटा ही विरासत संभालता था। दूसरा क्या है, इनहेरिटेंस इन द रॉयल फैमिली। अगर रॉयल फैमिली है कोई, रॉयल फैमिली मतलब जो हुकूमत में करने वाले लोग हैं या और अमीर लोग हैं, तो उन लोगों में भी देखा जाता है कि फादर की प्रॉपर्टीज बेटों में ट्रांसफर होती थी। तो ये देखा गया, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि बेटों को छोड़ करके जब जिसके पास बेटे नहीं होते थे तो रिश्तेदार भी उसको इनहेरिट करते थे और रिश्तेदार के अलावा और देखा गया कि कुछ जगहों पर वुमेन्स वगैरह भी इनहेरिट किए, जैसे कि प्रभावती गुप्ता या और भी कोई किसी जगहों पर निशानियां हैं। जैसे अगर हम मेडिवल पीरियड में जाएंगे तो ये तो एंशिएंट पीरियड की बात है, जैसे रजिया सुल्तान भी बनी थी, अपने फादर के बाद जो है वो बेटी जो है विरासत संभाली थी इल्तुतमिश के बाद। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है कि पैट्रिलिनी को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद जो है वो एक हेडिंग देना कंटिन्यूटी ऑफ, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द डायनेस्टी, मतलब अगर कोई किंग है तो किंग के डेथ के बाद जो है वो एलीट फैमिली में ये होता था कि आगे डायनेस्टी को कैरी कौन करेगा, अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है, और इस विरासत को आगे कौन संभालेगा। तो जनरली जो बड़ा बेटा होता था वो संभालता था या फिर बेटों में ही ट्रांसफर होता था, इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। दूसरा, जो अमीर घराने होते थे, जो एलीट फैमिली होता था, जो रिच फैमिली होता था, उसमें इनहेरिटेंस को लेकर के भी बेटा इंपॉर्टेंस रखता था। क्यों? बाप की प्रॉपर्टी बेटों में ही ट्रांसमिट होगी, तो बाप की प्रॉपर्टी बेटों में इक्वली डिवाइड होता था, बड़े बेटे का ज़्यादा शेयर होता था। तो इन सब चीज़ों को लिखना है। थर्ड में लिखना है कि कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि बेटा ही नहीं, जो रिश्तेदार होते थे वो भी जो है वो क्लेम करते थे, दावा करते थे। कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि बेटी भी करते थे। तो 4 पॉइंट में इसको आपको लिखना है। आगे देखिए जो क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द किंग इन द अर्ली स्टेट वर इनवेरेबली क्षत्रिय। बोला जा रहा है कि आपको डिस्कस करना है कि शुरुआती दौर के जो राजा होते थे वो ज़्यादातर क्षत्रिय ही होते थे या हमेशा क्षत्रिय ही होते थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्मशास्त्र में जो रूल रेगुलेशन थी उस हिसाब से सोसाइटी को 4 पार्ट में बांटा गया था और क्षत्रिय का ही काम था। क्षत्रिय चूंकि वॉरियर होते थे तो इनका काम था ही राजा बनना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं देखा
देखा गया है कि ऐसा देखा गया कि जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे, वो चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में जो बुद्धिस्ट सोर्स है, बुद्धिस्ट सोर्स कहता है कि ये क्षत्रिय हुआ करता था, लेकिन ब्राह्मणिकल सोर्स इसके बारे में कहता है कि नहीं, ये लो ओरिजिन का आदमी हुआ करता था, लो ओरिजिन का होता था जो राजा बन गया था। इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि शाका और कुशन के बारे में कहा गया। शाका और कुशन के बारे में कहा गया कि ये लोग आउटसाइडर थे, फॉरेनर थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो इनको लो ओरिजिन मतलब मलेच कहा गया। मलेच जनरली वो होते थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी या जो आउटसाइडर होते थे। तो ऐसा भी देखा गया कि शाका वगैरह भी जो है वो रूलर बने हैं, लेकिन वो मलेच जो है वो कहलाते थे। इसके अलावा शुंगा भी देखा गया, जो शुंगर थे, ठीक है, वो जो शुंगा रूलर थे जिसको शिशुंगा डायनेस्टी कहते हैं, उसके भी जो रूलर सब हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। और किसी किसी जगह पर इसके बारे में लो ओरिजिन का भी कहा गया, तो आप ये भी इसके बारे में ही लो ओरिजिन के बारे में कहा गया, तो ये लो ओरिजिन के थे। इसके अलावा हम देखते हैं जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, ठीक है, जो सतवाहना डायनेस्टी का रूलर था, वो अपने आप को कहा कि हम ब्राह्मण हैं और प्राइड डिस्ट्रॉयर, और खुद को वो टाइटल लगाया प्राइड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, ठीक है, तो वो ब्राह्मण होकर के भी राजा बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि वो लोअर ओरिजिन का था, जो अलग सोर्सेज ब्राह्मणिकल सोर्स कह रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया से आए थे शाका वगैरह, तो उनको भी जो मलेच कहा गया वो भी लो ओरिजिन के हैं। इसके अलावा शिशंगा के बारे में कहा गया कि वो शिशंगा भी लो ओरिजिन का हुआ करता था, तो उसके बावजूद भी राजा बन गया। और जो फोर्थ है हमारा सतवाहना डायनेस्टी का रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो खुद को ब्राह्मण कहलाता था और ब्राह्मण होते हुए भी वो टाइटल एडॉप्ट किया प्राइड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, मतलब वो क्षत्रिय को हरा करके रूलर बना था। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि ये जरूरी नहीं था कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा बना, ठीक है, राजा वही बनता था जिसके पास रिसोर्स होता था, जिसके पास प्रॉपर्टीज होता था, जिसके फेवर में लोग होते थे, जिसके पास आर्मी होती थी, ताकत होता था, वो राजा बन सकता था। जरूरी नहीं कि क्षत्रिय ही होना। उसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल जो अभी हम दिए। तो राजा बनने के लिए धर्मशास्त्र के हिसाब से ये तो जरूर लिखा हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। उन सारे एक्सेप्शंस को पॉइंट ABCD करके लिखना है और लास्ट में लिखना है कि ये जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता था। जिसके पास पैसा होता था, पावर होता था, लोगों का सपोर्ट होता था, आर्मी होती थी, वो राजा बन सकता था, ठीक है। तो ये लिखना आपको। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द धर्म और नॉर्म मेंशन्ड इन द स्टोरी ऑफ द्रोणा, हिडिंबा और मतंगा। बोला जा रहा है कि कंपेयर और कंट्रास्ट करने के लिए, मतलब इन तीनों के स्टोरी में, ठीक है, द्रोणाचार्य, ठीक है, हिडिंबा और मतंगा। द्रोणाचार्य कौन हुआ करते थे? जो गुरु हुआ करते थे, जो इन लोगों के जो पांडव और कौरव जो भाई थे, इन सब के जो चचेरे भाई थे, इस सब के एक जो है उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद द्रोणाचार्य, ठीक है। हिडिंबा कौन था? हिडिंबा एक राक्षस हुआ करती थी जिसकी शादी हुई थी किससे? जिसकी शादी हुई थी जो है भीम से, ठीक है। और मतंगा कौन था? तो मतंगा एक स्टोरी दिया हुआ है कि ये एक लोअर ओरिजिन का मतलब चंडाल हुआ करता था, जो कि एक बौद्धिस्ट था, मतलब साधु संत था। और इसकी शादी हुई थी किससे? शादी हुई थी एक जो है धित्ता मतंगा, जो कि एक मर्चेंट फैमिली की जो है वो लेडीज हुआ करती थी, लड़की हुआ करती थी, उससे शादी हुआ था। और उससे एक बच्चे थे जो आगे चल करके बहुत बड़ा जो आपने खुद को ब्राह्मण कहलाया, और जो है वो 100 ब्राह्मण को या हजारों ब्राह्मण को डेली फूड वगैरह जो देता था। तो इन सब की स्टोरी है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य, हिडिंबा और मतंगा, इन तीनों के केसेस में बताना है कि कौन धर्म जो और ड्यूटीज निभाया और कौन नहीं निभाया, ठीक है। तो आगे देखिए, जो इसके बारे में लिखना है, द्रोणाचार्य कौन थे? वो एक गुरु हुआ करते थे, जो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और जो है वो युधिष्ठिर और दुर्योधन, इन सब के उस्ताद हुआ करते थे। लेकिन जो है एक बार इनके पास एकलव्य, जो कि निषाद फैमिली से था, जो कि फॉरेस्ट डिवेलर था, वो इनके पास जाता है और इनसे जो है वो आर्चरी सीखने की, तीर अंदाजी सीखने की ख्वाहिश जताता है। और सिर्फ उसके निषाद होने की वजह से, लोअर ओरिजिन की वजह से द्रोणाचार्य उसको वो इनकार कर देते हैं, उसको धनुष विधा सिखाने से, आर्चरी सिखाने से। और वो द्रोणाचार्य को उस्ताद मान करके वो जंगल में जाता है, उसकी प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है, और उसको जो है उस्ताद मान करके और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसको दिल से वो उस्ताद मानता रहता है। आगे चल करके वो जो है ना बहुत बड़ा तीरंदाज बनता है, जिसकी तीरंदाजी देख करके जो है द्रोणाचार्य दंग रह जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी चालाकी से एकलव्य का जो है वो अंगूठा वो दान दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं। और इस वजह से द्रोणाचार्य का जो वचन था कि अर्जुन को कि तुमसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं होगा, वो वचन रह जाता है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य के जो देखते हैं धर्म के बारे में, तो सबसे पहला कि उसका ये तो धर्म था
उसका ये धर्म था कि वो चूंकि एक टीचर है तो टीचर जो है वो बच्चों को क्या करेगा, एजुकेशन इम्पार्ट करेगा, और उस हिसाब के धर्मशास्त्र या फिर उस ज़माने के रूल के हिसाब से कि कोई लोअर ऑरिजिन को पढ़ने लिखने का या फिर किसी तरीके के तीरंदाजी आर्चरी का जो है वो ये नहीं था, हक नहीं था। लेकिन वो अपने अर्जुन का ज़ुबान रखने के लिए या अपने अर्जुन का दिल रखने के लिए कि अर्जुन को वो वचन जो दिए थे कि तुमसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं होगा, इस बात के लिए जो एकलव्य का अंगूठा कटवा दिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो धर्म के खिलाफ था। तो हम देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य कहीं पर धर्म को फॉलो कर रहे हैं और किसी जगह पर धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हिडिंबा का क्या है, हिडिंबा भी जो है वो धर्म को फॉलो नहीं किया कि, तो हिडिंबा कौन थी, हिडिंबा एक राक्षसनी थी जिसको भाई जो है वो जंगलों में भेजा था कि पांडव लोगों को पकड़ कर लाओ, ये राक्षस थे, ये इंसान को खाते थे, और ये इसको जो है भीम से जो है प्यार मोहब्बत हो जाता है और फाइनली जो है भीम से शादी कर लेती है और इससे एक जो है घटोत्कच जो बेटा भी पैदा होता है, और फाइनली कुछ टर्म एंड कंडीशन था कि जब बेटा पैदा हो जाएगा तब ये चली जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ देखा गया कि इसका जो हिडिंबा का धर्म क्या था कि जो है ना इंसानों को या पांडवों को पकड़ करके या इंसानों का सेवन करना, इंसानों का खान पान करना, तो इसको भेजा गया था पकड़ने के लिए, और ये उससे प्यार में पड़ जाती है भीम से और शादी कर लेती है। तो हिडिंबा के इसमें भी देखा गया कि ये कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ जा रही थी। धर्म मतलब ड्यूटी होता था उस जमाने में कि जो जिसकी जो ड्यूटी होती थी। इसके अलावा मतंगा के बारे में देखिए, मतंगा क्या था कि एक जो है वो लो ऑरिजिन का एक चंडाल जो है वो मेल था, जिसको जो शादी किया था किससे, एक मर्चेंट और जो है वो अपर कास्ट के वुमेन से जिसका नाम धीथा मंगालिका था, और उससे एक बेटा पैदा होता मांडवा कुमारा, ठीक है। और ये मांडवा कुमारा आगे चल करके वो बहुत बड़ा पंडित पुरोहित बनता है और डेली वो 100 ब्राह्मण या 1000 ब्राह्मण को खाना खिलाता है। एक दिन मतंगा जो है वो चला जाता है कहाँ, एक दिन मतंगा जो अपने वेश बदल करके अपने बेटे के पास चला जाता है, ठीक है, भिक्षा मांगने के लिए। चूंकि ये लो ऑरिजिन का था, चंडाल था, इसी वजह से बेटा इसको चंडाल समझ करके उस अपने हाथ से वो दान दक्षिणा या खाना वगैरह दान दक्षिणा नहीं देता है, और वहाँ से ये फाइनली चला जाता है। जब इसकी माँ को पता चलता है, ठीक है, धीथा मंगालिका को पता चलता है, तो धीथा मंगालिका अपने बेटे को समझाती है और बेटे की तरफ से वो माफ़ी मांगने जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि धीथा मंगालिका जो था वो जो थी वो अपने धर्म को फॉलो करने की कोशिश की, और वो अपने जो है वो हस्बैंड को मनाने की कोशिश की इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में स्टोरी लिखना, द्रोणा के बारे में, हिडिंबा के बारे में और मतंगा के बारे में, ठीक है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वाज द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी डिराइव्ड फ्रॉम द पुरुषोक्ता। बोला जा रहा है कि बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब समाज सोसाइटी में जो डिवीजन था, बंटवारा था, इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी, कि ब्राह्मण लोगों में जो सोसाइटी का जो बंटवारा था वो बुद्धिज्म लोगों से कैसे अलग था, या बुद्धिज्म का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था कि सोसाइटी में डिवीजन है या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हिंदुइज्म जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग था, या हिंदुइज्म लोगों की जो किताबें थी, जो धर्मशास्त्र का पाठ पुरुषोक्त से कैसे अलग था, ठीक है। तो देखिए, जो धर्मशास्त्र के हिसाब से जो सोसाइटी में 4 डिवीजन था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके नीचे शूद्र, ठीक है, और सभी का ऑक्यूपेशन जो है फिक्स था। ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन था वो वेद पढ़ना और जो दूसरों को पढ़ाना, पूजा पाठ करना और दूसरे को पूजा पाठ करने में हेल्प करने देना। वॉरियर जो क्षत्रिय थे उसका काम था, ये वॉरियर होते थे तो लोगों की हिफाजत करना और जो है वो रूल करना ये था। वैश्य जो कि मर्चेंट ट्रेडर और फार्मर वगैरह हुआ करते थे, शूद्र सबसे नीचे के ओरिजिन के हुआ करते थे। या इसके अलावा और भी बाद में चंडाल्स वगैरह देखा गया। तो जो इसमें ऑक्यूपेशन सबका बर्थ के हिसाब से फिक्स था, जो जहाँ पैदा हो गया, ठीक है, उसकी उतनी ही उसका वही ऑक्यूपेशन होगा और उसका स्टेटस भी बर्थ के हिसाब से ही फिक्स होगा, जो ये बदल नहीं सकता था, ठीक है। ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इनका स्टेटस समाज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा था, और सबसे लोअर जो है शूद्र को समझा जाता था और उनका स्टेटस भी कम ही था, ठीक है। तो इस तरीके से, और लेकिन जो बुद्धिज्म धर्म में ये कहा गया कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज ज़रूर है, ठीक, ऐसी बात नहीं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज नहीं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है, लेकिन ये
नेचुरल नहीं है, ये कुदरती नहीं है, ये खुदा ने नहीं बनाया है, या फिर ये गॉड ने नहीं बनाया है। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये इनइक्वालिटीज़ कौन क्रिएट किया है? ये इनइक्वालिटीज सोसाइटी में लोगों ने ही क्रिएट किया है, और ये चेंजेबल है, ये बदल सकता है लोगों के मेरिट के हिसाब से, लोग अपनी अपनी स्टेटस को बदल सकते हैं। अनचेंजेबल नहीं था, लेकिन हिंदुइज्म में कहा गया था ये अनचेंजेबल है, जो जहाँ पैदा हो गया उसकी स्टेटस उसके बर्थ पर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था हिंदुइज्म का, उसके खिलाफ था। ये कहा कि ये नेचुरल नहीं है और ये अनचेंजेबल नहीं है, ये बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये कहा। आगे देखिए, तो इसको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो ब्राह्मणिकल व्यू बताना है कि 4 पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तीनों के ऑक्यूपेशन को बताना है। लास्ट में नीचे में लिखना है कि ये बर्थ पर बेसिस था, बर्थ के बेसिस पर, और आपकी स्टेटस, ये कहा जाता था कि आपकी स्टेटस आपके बर्थ पर डिपेंड करता है कि अगर आप ब्राह्मण में पैदा हो गए, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया तो ब्राह्मण होंगे और आपकी इज्जत भी उतनी होगी, और ब्राह्मण अपने आप को सुप्रियर समझता था और शूद्र सबसे नीचे समझता था। लेकिन बुद्धिज्म इसको कहा कि सोसाइटी में, ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ है, ये ज़रूर हम ये मानते हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ नेचुरल नहीं है, ये यहाँ पे लोगों ने बनाया है, और अनचेंजेबल भी नहीं है, इसको बदला जा सकता है मेरिट के हिसाब से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कस वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। ठीक है, कि डिस्कस वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर, मतलब आप डिस्कस कीजिए क्या महाभारत जो स्टोरी है, ठीक है, जो इतनी बड़ी एपिक है, इसका कोई सिंगल ऑथर रहा होगा, सिंगल ऑथर है या नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन और है, तो इसके साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक जैसा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द जेंडर डिफरेंस इन द अर्ली सोसाइटीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोला जा रहा है कि शुरुआती दौर की सोसाइटी में जेंडर डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में, इसके जो है वो रीज़न देने के लिए, तो जेंडर डिफरेंस जो है वो अर्ली सोसाइटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अर्ली सोसाइटीज़ की जो रूल हुआ करती थी, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द फैमिलीज पैट्रियार्कल हुआ करता था, जो हेड ऑफ द फैमिली मेल होते थे, और मेल के नाम, फादर के नाम पर ही बच्चों का नाम रखा जाता था, विरासत भी बच्चों से बेटे में ट्रांसफर होता था। तो चूंकि पैट्रियार्कल सिस्टम था, पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से मेल हेड ऑफ द फैमिली होते थे, बच्चों का नाम मेल के नाम पर रखा जाता था, विरासत भी बाप से बेटे में ट्रांसफर होता था, हेरिडेशन भी ऐसा ही हुआ करता था, डिसेंट जो है डिसेंट वाज ट्रेस्ड फ्रॉम फादर टू सन, इस तरीके से होता था। दूसरी बात है, अगर राइट टू प्रॉपर्टीज की बात करें तो राइट ऑफ प्रॉपर्टीज, जेंडर डिफरेंस में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी रखने का जो हक था वो ज़्यादातर मेल को ही था, बाप की प्रॉपर्टी बेटों में ट्रांसफर होती थी, और बेटियों को बाप की प्रॉपर्टीज पर कोई हक नहीं हुआ करता था। हाँ, बेटियों को शादी के वक्त जो कन्यादान मिलता था, ठीक है, जिसको स्त्री धन कहते हैं, वो स्त्री धन पर ही उसका हक हुआ करता था। जो स्त्री धन पर जो है वो फीमेल का ही हक होता था, उसके हस्बैंड भी हक नहीं जता सकते थे, और फीमेल के डेथ के बाद उसके बच्चे का हक हुआ करता था। तो हम जो जेंडर डिफरेंस को 2 चीज़ों से देख सकते हैं, सबसे पहला पैट्रियार्कल सिस्टम से, और दूसरा राइट ऑफ इनहेरिटेंस से। तो पैट्रियार्कल सिस्टम से भी पता चलता है कि जेंडर डिफरेंस रहा होगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फैमिली पैट्रियार्कल हुआ करती थी। ठीक है, और राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, या फिर राइट ऑफ प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो राइट ऑफ प्रॉपर्टीज भी, राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज पर हक जो है वो मेल का हुआ करता था, और उसके मरने के बाद बेटों का होता था, बेटियों का कोई हक नहीं होता था। इनहेरिटेंस भी देखते हैं, बाप के मरने के बाद बेटों को के में प्रॉपर्टीज जो है वो बटा करती थी। इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं। अब हमारा ये है डिस्कस द एविडेंस that suggests that Brahminical prescription about the kinship and marriage was not universally followed। बोला जा रहा है कि कुछ एविडेंस देना है, उन सब एविडेंस के बारे में बात करना है कि जो ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन था, ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन कहने का मतलब कि धर्मशास्त्र में जो बातें कही गई थी, ठीक है, कि धर्मशास्त्र में किनशिप की बातें जो कही गई थी या मैरिज की बात जो कही गई थी, ठीक है, उसको सभी जगह नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, इसके बारे में एविडेंस देना। तो देखिए, सबसे पहला किनशिप होता क्या है, तो किनशिप को जानने से पहले फैमिली को जानना है। फैमिली क्या होता था? फैमिली जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो एक साथ रहते थे, एक जगह रहते थे, रिसोर्स शेयर करते थे, और एक जगह जनरली रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह में फॉलो करते थे, और ये लोग ब्लड रिलेशन से लिंक हुआ करते थे। और बहुत सारे फैमिलीज का लिंक जो होता था वो किनशिप कहलाता था,
या रिश्तेदारी कहलाता था। रिश्तेदारी में बहुत बार ऐसा देखा गया, ठीक है, या फैमिलीज में बहुत बार ऐसा देखा गया कि सिर्फ ब्लड रिलेशन के लोग ही नहीं होते थे, किसी किसी जगह पर ऐसा भी देखा गया कि बाहर के लोग, मतलब जो चचेरे भाई हैं, कज़न हैं, चचेरे मामेरे भाई वगैरह सब भी, या जो है भाई बहन भी, जो रिश्तेदारी का पार्ट हुआ करता था। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि अगर हम किनशिप और फैमिली और रिश्तेदारी की बात करें तो ज़्यादातर फैमिलीज जो हुआ करता था वो पैट्रियार्कल हुआ करता था, लेकिन किसी किसी जगह पर ऐसा देखा गया कि मैट्रियार्कल भी होता था। तो जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से था कि ज़्यादातर सोसाइटी या ज़्यादातर फैमिली जो होगा वो पैट्रियार्कल होगा, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे गौतमी, जब हम सतवाहना रूलर्स के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी मैट्रियार्कल था कि जो है एक रूलर का नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी का बेटा सतकर्णी इसका नाम है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शायद यहाँ पर सोसाइटी मैट्रियार्कल रही होगी, क्योंकि जो है वो एक राजा का नाम उसके माँ के नाम पर था, ठीक है। तो ये जो किनशिप और जो है फैमिली टाइप इन सब के बारे में जो रूल था कि ज़्यादातर सोसाइटी कैसा होगा, वो पैट्रियार्कल होगा, तो ये इसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर रूल ऑफ मैरिज की बात करें तो मैरिज के रूल में भी देखा गया कि मैरिज क्या था, मैरिज ज़्यादातर वो एक्सोगैमी हुआ करता था, ठीक है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया था कि आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज एक्सोगैमी है, जो अपने कास्ट और या अपने गोत्र से बाहर शादियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन देखा गया कि जो गौतमी जो सतवाहना रूलर्स हुआ करते थे उनके यहाँ अपने गोत्र में ही शादी हुआ करता था और इंडोगैमी शादी हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब जो है ना यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है, कि मैरिज में ऐसा देखा गया है कि एक्सेप्शंस जो है वो ऐसा फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है ना हम देखते हैं किनशिप और मैरिज में बहुत सारी जगहों पर एक्सेप्शंस है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली पे जो रिसोर्स के कंट्रोल वगैरह को लेकर के भी, प्रॉपर्टीज़ पर जो है किसका हक होता था, उस सब जगहों पर भी हम देखे हैं कि जो यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो हम लोग को मेनली ये पैट्रियार्कल और ये गोत्र के कंटेक्स्ट में लिखना है, गोत्र के कंटेक्स्ट में लिखना है, या मैरिज जो होता था इंडोगैमी और एक्सोगैमी, और गोत्र का रूल भी सभी जगहों पर यहाँ पर देखा गया है कि फॉलो नहीं किया गया है। जैसे सतवाहना रूलर्स में भी देखा गया है कि सेम गोत्र में शादियां हो जाया करता था, और ये दो जनरली जो हस्बैंड और वाइफ का जो गोत्र देखा गया वो सेम गोत्र से हुआ करता था। तो इस कंटेक्स्ट में इस आंसर को लिखना है कि हमारे पास इस चैप्टर में ज़्यादातर एक्सेप्शन वो सतवाहना रूलर्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो डिस्कस द एविडेंसेस दैट सजेस्ट द ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द किनशिप एंड मैरिज वाज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। मतलब कि आपको ये बताना है कि ब्राह्मणिकल सोर्स मतलब धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र वो किनशिप के बारे में क्या कहता है और मैरिज के बारे में क्या कहता है, और ये कहाँ कहाँ पर ऐसा एक्सेप्शंस है कि जो इस किनशिप की जो रूल थी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होगा, ठीक है, एक्सोगैमी शादी होगी, ठीक है, और जो है ना सेम गोत्र में शादियाँ नहीं होगी, और जो है वो जो लड़कियां होंगी वो शादी के बाद अपना गोत्र छोड़ करके हस्बैंड का गोत्र अपना लेगी। तो इन सब चीज़ों में कहाँ कहाँ पर वेरिएशन दिखाई दिया उसके बारे में इसमें लिखना। अब आगे देखिए, एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रूव दैट द टेक्स्ट ऑफ द महाभारत वॉज अ डायनेमिक वन। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये बात आप कैसे साबित कीजिएगा कि महाभारत की जो टेक्स्ट है वो डायनेमिक वन है। डायनेमिक मतलब जो बदलता हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये पहले 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, तब उसके बाद 8 और 10 को साथ में डिस्कस करेंगे। द धर्मशास्त्र एंड द धर्मसूत्र ऑल्सो कंटेन द रूल अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वन क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट। बोला जा रहा है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो है वो क्या कहता है कि आइडियल ऑक्यूपेशन बताता है सोसाइटीज़ के बारे में जो 4 कैटेगरीज में। तो हमको लिखना है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में जो सोसाइटी को 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, और हर एक जो है वो 4 पार्ट में बांटा गया जिसको हम वर्ण कहते हैं, और हर एक वर्ण का अपना आइडियल ऑक्यूपेशन बता दिया था। आइडियल ऑक्यूपेशन कैसे था कि ऐसे लिखना है कि ब्राह्मण वाज सपोज टू, ठीक है, रीड द वेद एंड हेल्प द अदर टू रीड द वेद, परफॉर्म द रिचुअल्स एंड हेल्प द अदर टू परफॉर्म द रिचुअल्स। ठीक है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र। ठीक है, तो ये आइडियल ऑक्यूपेशन था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सबका क्या क्या ऑक्यूपेशन था इस सब के बारे में लिखना है। ठीक है, कि ब्राह्मण जो है वो कौन सा ऑक्यूपेशन इख्तियार कर सकता था, इसके अलावा जो है ना क्षत्रिय क्या कर सकता था, वैश्य क्या कर सकता था, शूद्र क्या कर सकता था, इसके बारे में लिखना है। और ये जो था ये बर्थ के बेसिस पर था, और ये बर्थ के बेसिस पर था, और लोगों की स्टेटस भी बर्थ पर डिपेंड करती थी, और इसको जो है वो फॉलो करने के लिए, ठीक है, ब्राह्मण लोगों ने क्या क्या रूल तरीका अपनाया था। सबसे पहला कहा कि ये जो है क्या है, डिवाइन है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, गॉड ने बनाया है। उसके अलावा क्या कहा कि जो
जो ब्राह्मा है वो ब्राह्मा फर्स्ट जो है जो पुरुष हैं, ठीक है, उसके जो है वो ब्रेन से और आर्म से ऐसे करके ये किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो बताना है, किस तरीके से जो है वो एम्फसाइज करने की कोशिश किया कि हम नहीं बनाया है, ये गॉड का बनाया हुआ है। और किंग्स को भी ये बात कहा, जो उस ज़माने के किंग होते थे, कि वो भी कि इस बात का ध्यान रखे कि लोग जो है वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से या इस आइडियल ऑक्यूपेशन के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं गुजार रहा, ठीक है। ये अक्सर अनचेंजेबल हुआ करता था जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से। तो इसके बारे में लिखना, चारों वर्ण के बारे में इसमें लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें लिखना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रूव दैट द टेक्स्ट महाभारत वाज अ डायनेमिक वन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच द महाभारत वाज कंपाइल्ड। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एलिमेंट कंसिडर्ड बाय द हिस्टोरियन, ठीक है, वर्ड टू एनालाइज द महाभारत, स्टेट द एफर्ट्स ऑफ द वी.एस. सुक्थानकर एंड हिज टीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है जो 10 में 2 क्वेश्चन है और करके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा होगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो महाभारत के कंपाइलेशन के बारे में इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को शुरू करना है कि महाभारत है क्या, ठीक है। तो महाभारत जो है वो एक स्टोरीज है जो कि लॉन्ग एपिक है, पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, जो 2 कजन्स के बीच, मतलब कौरव और पांडव के बीच जो बैटल्स लड़ी गई थी हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर के, तो उसके बारे में स्टोरीज है। ये स्टोरीज काफ़ी डिटेल में लिखी गई है। इस स्टोरीज को लिखने में 1000 साल लग गया है। 500 BC टू 500 AD के जो है वो बीच में लिखी गई है। और ये जिस दौर में लिखी गई है उस दौर के जो है सोसाइटी के बारे में क्लियर साफ साफ पता लगता है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में उस ज़माने की जो है, उस ज़माने की जो सोसाइटीज़, उसके रूल्स रेगुलेशन, उस ज़माने के जंगलों का, बैटल्स का, पहाड़ियों का, रिवर्स का, इसके अलावा जो है वो और भी जो आबादियों वगैरह का विविड डिस्क्रिप्शन है। मतलब साफ साफ जो है आप पढ़िएगा तो उस ज़माने के बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा इसको लिखा कौन है, तो इसके बारे में बताना है कि जो महाभारत के मैदान में जो पांडव भाइयों के साथ जो युद्ध के मैदान में जो सब गए थे लड़ने के लिए, जो सारथी थे, ठीक है, जो बग्गी वगैरह चलाते थे जिसको सारथी कहते हैं, तो उन लोगों ने महाभारत के जो है वो स्टोरीज, महाभारत की लड़ाई के बाद वो लोग जो है महाभारत की लड़ाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग जो है ना वो पोएम के फॉर्म में बहुत सारा चीज़ जो है वो गाते थे। बाद में जा करके इसमें कुछ मनुस्मृति, कुछ जो है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की चीज़ें भी जो है इसमें ऐड हो गई है। इसके बाद और इसको काफ़ी बाद में जा करके जो वेद व्यास लिटरेरी फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है, जो कि लिख दिए हैं। पहले ये ओरली ट्रांसमिट हुआ था, जनरेशन तक शुरू हुआ था सारथी लोगों से जो कि महाभारत के मैदान में गए थे। बाद में उसमें कुछ धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की चीज़ें, मनुस्मृति की चीज़ें सब भी ऐड हो गई है। भगवत गीता का जो पार्ट है वो भी ऐड हो गया है। और उसको और काफ़ी दिनों तक ये जनरेशन, सदियों तक ये जनरेशन से जनरेशन ट्रांसमिट होते आया है कि हम अपने जो है बच्चों को कहें, हमारे बच्चे उसके बच्चों को कहें, उसके बच्चे उसके बच्चों को कहें, तो काफ़ी दिनों तक ये ओरली ट्रांसमिट होता गया। उसके बाद इसको वेद व्यास एक जो है वो लिटरेरी फॉर्म में, एक किताब के फॉर्म में लिख दिए थे जो 8800 वर्ष थे, ठीक है। बाद में जाकर के इसमें धीरे धीरे ऐड होते होते 1 लाख से ज़्यादा वर्ष हो गया। और 1919 में इसका क्रिटिकल एडिशन V.S. सुक्थानकर जो है वो तैयार करते हैं। क्रिटिकल एडिशन क्या था कि महाभारत की स्टोरीज काफ़ी सदियों हो चुका था, तो अलग अलग जगहों पर महाभारत की स्टोरीज को अलग अलग वर्ष में लिखी गई थी और कुछ रीजनल वेरिएशन भी था उन सब स्टोरीज में। तो V.S. सुक्थानकर और उनकी टीम एक जगह इन सब जितनी भी रीजनल जो महाभारत की स्टोरीज थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो वेरिएशन थी, उस सब को उठा करके एक जगह कंपाइल करते हैं और एक जगह एक बुक में लिख देते हैं जो आज के डेट में 13,000 पेज में वो छपा हुआ है। इसी को क्रिटिकल एडिशन कहते हैं। इसमें V.S. सुक्थानकर 1919 में शुरू किए थे और कंप्लीट इनको 47 ईयर्स जो है वो के करीब लग जाता है, 47 साल लग जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो महाभारत की स्टोरीज जो है वो डायनेमिक है, मतलब टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आया, टाइम टू टाइम बदलाव आया है। ऐसा नहीं था कि जैसा शुरू में था वैसा ही है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजिंग है और टाइम टू टाइम इसमें लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक ही जैसा जवाब होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 था, डिस्कस वेदर, कि महाभारत किसी एक आदमी का ही लिखा हुआ काम है, ठीक है, या किसी एक आदमी की कंपोजिशन है, ठीक है, वो क्वेश्चन था।
दूसरा यह था कि महाभारत को हम कैसे कहेंगे कि ये डायनेमिक टेक्स्ट है, ठीक है, कि कंटिन्यू बदल रहा है। इसके अलावा डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच महाभारत वाज कंपाइल्ड, कैसे कैसे महाभारत कंपाइल्ड की गई, और डिस्क्राइब द एलिमेंट कंसिडर्ड बाय द हिस्टोरियन वर टू एनालाइज द महाभारत, जैसे हिस्टोरियन को महाभारत को स्टोरीज को एनालाइज करके क्रिटिकल एडिशन जो है वो बनाने के लिए दी गई थी, ठीक है, और जिसमें वी.एस. सुक्तानकर और उसकी टीम जो है उस जिम्मेदारी को या अपनी कोशिशें वगैरह कैसे करते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही जैसा होगा जैसा कि हम बताएं, ठीक है। इसके अलावा और जैसे गोत्र वगैरह पर क्वेश्चन होता है तो आप उसके लिए रिवीजन वीडियो जाकर के सुनिएगा, रिवीजन वीडियो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आप सुन लीजिएगा, आपका कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपका यहाँ से छूट जाए या क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने साथियों को भी बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।